तो इस वीडियो में सबसे पहले अपन देखते हैं सिलेक्शन रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। तो ये जो एफ ब्लॉक के कॉम्प्लेक्सेस मैंने आपको पढ़ाए थे तब भी इन दोनों रूल्स को डिस्कस किया था, स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल और लैपोर्टे सिलेक्शन रूल। और डी ब्लॉक के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें भी इन दोनों रूल्स को अपन पढ़ेंगे। तो ये पहले के पढ़े हुए इसलिए थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल क्या कहता है, याद रखना, जो भी कॉम्प्लेक्सेस इन दोनों रूल्स का फॉलो करते हैं इलेक्ट्रॉनिक टेंशन में उनके कलर की इंटेंसिटी ज्यादा होती है। जो दोनों नियमों का पालन नहीं करते वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के कारण उत्पन्न कलर क्या होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं। और जो एक का पालन करे दूसरे का पालन नहीं करे उसके कलर की इंटेंसिटी क्या रहती है, कम रहती है, मतलब मीडियम आ गई अपने पास। तो सबसे पहले स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करते हैं। देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी में याद रखना, बिफोर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान समान है। ध्यान से सुनना, बिफोर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान यदि समान है तो वो स्पिन अलाउड ट्रांजिशन कहलाता है। जैसे अपन TiS2 का होल 6 3+ ये देखते हैं, तो इसमें क्या एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है जो डी में रहता है, तो T2G में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया, आपने एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली, ये T2G से इलेक्ट्रॉन जंप करके EG में चला गया, ये EG में आ गया। अब देखो बिफोर इलेक्ट्रॉनिक टेंशन इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1 2 मल्टीप्लाइडेड बाई s का मान कितना हो जाएगा यहाँ हाफ, तो हाफ प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, ये 1 + 1 यानी 2। आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक टेंशन वही स्थिति है अपने पास, ये चेक कर लीजिए आप, वापिस से कितना आ रहा है 2, पहले भी कितना था 2, यानी ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक टेंशन है क्या कहलाएगा, ये अपने पास स्पिन अलाउड टेंशन कहलाएगा। लेकिन जरा इसकी बात कर लेते हैं MnS2 का होल 6 2+, तो इसमें क्या हुआ, बिफोर इलेक्ट्रॉनिक टेंशन अपने पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है 5, और इसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान कितना हो जाएगा 2s+1 2 मल्टीप्लाइडेड बाई s, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, 5/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल आउट होता है, कितना हो गया अपने पास 6, यानी MnS2 होल 6 2+ में स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान कितना है बिफोर इलेक्ट्रॉनिक टेंशन 6। अब आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक टेंशन की बात करते हैं, तो T2G से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला गया, EG में चला गया। अब यदि स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान निकालेंगे तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए 3/2 की वैल्यू किसके बराबर हो गया, s के, तो 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 3/2 + 1, सोल्व कर लीजिए इसको, तो कितना आ गया 4। यानी इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण क्या हो रहा है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान चेंज हो रहा है। तो ये जो ट्रांजिशन हो गया यहां पर, ये क्या हो जाएगा, स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन हो गया। क्या हो गया, स्पिन फॉरबिडन। और आपको याद भी होगा इसमें देखो जो डी ट्रांजिशन होता है वो लैपोर्टे फॉरबिडन भी हो गया और स्पिन फॉरबिडन भी। इसीलिए इस वाले कॉम्प्लेक्स का जो कलर होता है वो बहुत ही हल्का सा उसका पिंक कलर का दिखाई देता है, यानी एक तरह से कलरलेस की कैटेगरी में आ गया, क्योंकि ये स्पिन फॉरबिडन भी हो जाता है और लैपोर्टे फॉरबिडन भी हो जाता है। अब अपन दूसरे नियम की बात करते हैं, लैपोर्टे सिलेक्शन रूल। लैपोर्टे सिलेक्शन रूल का मतलब होता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो वो G से U सिमेट्री में हो तब तो क्या होता है, अलाउड, और G से G में हो रहा हो या U से U में हो रहा हो तो वो फॉरबिडन। या दूसरे शब्दों में कहें कि जिसके लिए डेल्टा L का मान ±1 है, यानी नेक्स्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जैसे S से P में जा रहा है, P से D में जा रहा है, D से F में जा रहा है, तो वो अलाउड की कैटेगरी में आएगा लैपोर्टे सिलेक्शन रूल के अनुसार। लेकिन यदि S से S में, P से P में, D से D में जा रहा हो, या फिर अपने पास S से D में जा रहा हो, यानी एक का चेंज नहीं आकर के 2 का चेंज आ रहा हो L में, P से F में जा रहा हो, तो वो क्या हो गया अपने पास, लैपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशंस। तो याद रखना, लैपोर्टे अलाउड ट्रांजिशंस की कलर की इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा रहेगी, लैपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशंस की कलर की इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो ये G से U इस वाले तरीके से भी समझ सकते हैं अपन लैपोर्टे सिलेक्शन रूल को, और डेल्टा L में चेंज को, इसको भी समझ सकते हैं। पर ध्यान रखना ये वाला ज्यादा बेटर है, G से U और U से G वाला। अब अपन
लेपोर्टे सिलेक्शन रूल में रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। रिलैक्सेशन का मतलब यह है कि कई बार जो कॉम्प्लेक्सेज हैं अपने पास, उनमें जी सिमेट्री मेंटेन नहीं रहती है। ध्यान से सुनना, उनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मेंटेन नहीं रहती है। जब सेंटर ऑफ सिमेट्री मेंटेन नहीं रहती है तो उस स्थिति में डी टू डी ऑर्बिटल ट्रांजिशन भी क्या हो जाता है, लेपोर्टे अलाउड हो जाता है। यदि उसमें जी सिमेट्री है तब डी टू डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या हो जाएगा, लेपोर्टे फॉरबिडन। लेकिन यदि उसमें जी सिमेट्री खत्म हो गई किसी भी कारण से, मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी कारण से यदि किसी कॉम्प्लेक्स में जी सिमेट्री डिस्टर्ब हो गई, अपने पास सेंटर ऑफ सिमेट्री खत्म हो गई, तो फिर लेपोर्टे सिलेक्शन रूल का वहां कोई महत्व नहीं रह जाता है। जैसे अपन बात करते हैं अनसिमेट्रिकल वाइब्रेशंस ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अपने पास मान लो कोई भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, उसमें अनसिमेट्रिकल वाइब्रेशन हो गए। देखो अनसिमेट्रिकल का मतलब एक बॉन्ड लेंथ बढ़ गई और उसके सामने वाली बॉन्ड लेंथ घट गई, ये मान लें अपन। तो एक बॉन्ड लेंथ बढ़ गई और एक सामने वाली घट गई, इट मींस उसकी सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या हो गई, खत्म हो गई। कैन टेम्पोरली डिस्ट्रॉय इट्स सेंटर ऑफ सिमेट्री। और ऐसी स्थिति में मैंने क्या कहा था, लेपोर्टे सिलेक्शन रूल का कोई महत्व नहीं रह जाता है। और ऐसी स्थिति में वो जो डीडी ट्रांजिशन है वो क्या कहलाएगा, अलाउड ट्रांजिशन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जिनके अंदर पहले से ही एसिमेट्रिक एनवायरनमेंट ज्यादा है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में एसिमेट्रिक एनवायरनमेंट मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड जुड़े हैं, उनके कलर की इंटेंसिटी ज्यादा होती है। और जिसमें सेम प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हों और सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, उनमें कलर की इंटेंसिटी क्या रहती है, कम रहती है। लेकिन ये जो अपने पास टेम्परेरीली सेंटर ऑफ सिमेट्री डिस्ट्रॉय होती है, वो सभी मॉलिक्यूल्स में एक साथ नहीं होती है। मतलब मॉलिक्यूल्स के मुश्किल से 1-2% भाग में ऐसा होता है। इस कारण से जो इस प्रकार के ट्रांजिशंस होंगे तो उनकी जो बैंड आती है वो जनरली क्या आती है, वीक बैंड आती है और कलर पे ज्यादा प्रभाव नहीं डालती है। लेकिन यदि जितना ज्यादा एसिमेट्रिक एनवायरनमेंट होगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड्स होंगे, तो कलर की इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। ये थोड़ा अपने को ध्यान रखना है। अब देखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अपने को पता है वहां तो जी और यू का कोई मतलब ही नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री का कोई मतलब ही नहीं है, होती नहीं है वहां पर। जब जी और यू का कोई मतलब नहीं है तो ऐसी स्थिति में इनका कलर क्या आता है, इंटेंस आता है। और जिनका कलर इंटेंस होता है उनके लिए एप्सिलॉन मैक्स का मान भी क्या होता है, ज्यादा होता है। और देखो यहाँ पे लिख भी रखा है लगभग 100 गुना ज्यादा है, बजाय किसके, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के। तो ऑक्टाहेड्रल की बजाय जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके कलर की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, या दूसरे शब्दों में कहें एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू भी ज्यादा होगी, या जो एब्जॉर्बेंस होती है उसका मान भी क्या आएगा, ज्यादा आता है। अब यहां पर अपन ने कुछ एग्जाम्पल्स ले रखे हैं कि यदि अपने, मैंने कहा था ना दोनों प्रकार से ट्रांजिशन क्या हो, अलाउड हो। दोनों प्रकार मतलब स्पिन अलाउड ट्रांजिशन भी हो और लेपोर्टे अलाउड भी हो, इसकी बात कर रहा हूं, सॉरी, स्पिन अलाउड भी हो और लेपोर्टे अलाउड भी हो। तो ऐसी स्थिति में एप्सिलॉन मैक्स का मान क्या मिलेगा अपने को, ज्यादा मिलता है। ये थोड़ा ध्यान रखना है। और जब दोनों तरह से अपने पास फॉरबिडन है, दोनों तरह से अपने पास फॉरबिडन है, तो एप्सिलॉन मैक्स का काफी मान क्या मिलेगा, कम मिलेगा। कम कैसे मिलेगा, 10⁻³ से लेकर के 1 तक मिलता है। और यदि अपने पास क्या है, स्पिन तो अलाउड है, लेपोर्टे फॉरबिडन है, तो जो एप्सिलॉन मैक्स का मान है वो इन दोनों के बीच का सा मान आता है अपने पास। ये कुछ आगे मैंने क्या दे रखे हैं, एग्जाम्पल से दे रखे हैं। अब अगले वीडियो में चर्चा करेंगे